हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एसबीआई डिविडेंड यील्ड फंड, जो कि एक एनएफओ है। जैसा कि आप जानते हैं कि एनएफओ कोई भी आता है उसका भाव 10 रुपये होता है, या भाव को एनए भी बोलते हैं। और कोई भी नई स्कीम जो बाज़ार में आती है वो किसी न किसी दिन एनएफओ के रूप में ही आती है। इस एनएफओ के बारे में बात करूं उससे पहले मैं आपको एक क्विक रिमाइंडर दे देता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर हफ्ते मैं आपके लिए लेकर के आता हूं 1 से 2 एजुकेशनल वीडियो आपकी फाइनेंशियल लाइफ आसान बनाने के लिए। तो आइए बात करते हैं एसबीआई डिविडेंड यील्ड फंड के एनएफओ के बारे में। डिविडेंड यील्ड फंड का नाम सुनते ही आपके सबसे जहन और जुबान पे एक ही बात आ रही होगी, पीएसयू कंपनीज। जो लोग सीनियर सिटीजन हैं या 50 प्लस की एज के हैं, नियर टू रिटायरमेंट हैं, उन्होंने खूब डिविडेंड किसी ज़माने में कमाया होगा, तो उनके ना दिमाग में एक ही बात आ रही होगी कि पीएसयू कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। यह एनएफओ सब डाइवर्सिफाइड सब कंपनीज में काम इन्वेस्ट करेगा। डिविडेंड यील्ड का मतलब क्या होता है? फ़र्ज कीजिए आपके पास आपने एक शेयर खरीदा 100 रुपये में, उसका शेयर प्राइस है, और 5 रुपये आपको डिविडेंड मिला, तो 5% डिविडेंड यील्ड हो गया। अब यह म्यूचुअल फंड जो है एसबीआई म्यूचुअल फंड, इसके जो फंड मैनेजर हैं मिस्टर रोहित, वो ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे जिनका डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छा है, कंसिस्टेंसी है, और केवल अच्छा ही नहीं, डिविडेंड बढ़ता हुआ मिल रहा है, प्लस शेयर का प्राइस भी बढ़ रहा है। ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे। अब ऐसी कंपनीज हर सेक्टर में है, चाहे आईटी हो, फार्मा हो, एफएमसीजी हो, पावर हो। अब क्या है कि इन्होंने बैक टेस्टिंग किया है। जनवरी 2008 से लेके 2022 तक 14 साल में इन्होंने 2-2 साल के ब्लॉक में किया कि अगर डिविडेंड यील्ड फंड होता तो कैसी परफॉर्मेंस होती। तो 2008 से 2010, 2011 से 2013, 2014 से 2016, 2017 से 2019, 2020 से 2022, तो इन पिछले 14 साल के ब्लॉक में केवल एक साइकिल ऐसा रहा 2014 से 2016 का, जिसमें डिविडेंड यील्ड फंड ने अंडर परफॉर्म किया, यानी दूसरे फंड की कंपैरिजन में कम मुनाफा दिया। अदरवाइज बाकी सब सालों में अंडर परफॉर्म की बजाय आउट परफॉर्म किया, यानी ज़्यादा मुनाफा दिया। और मज़े की बात यह रही कि कम वोलेटिलिटी रही, यानी उतार चढ़ाव कम रहा, डाउन साइड रिस्क को प्रोटेक्ट किया। इसको अपने एक उदाहरण से भी समझते हैं कि अगर जनवरी 2008 में किसी ने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट ऐसी स्कीम में किया होता जो कि बैक टेस्टिंग की है पिछले 14-15 साल की, तो उसकी कीमत आज होती 5,74,000 रुपीज़ डिविडेंड यील्ड फंड में, अगर ये फंड उस टाइम होता तो। और उसकी बजाय अगर ब्रॉडर मार्केट में या फ्लेक्सी कैप फंड में किया होता तो उसकी आज कीमत होती 4,20,000 रुपीज़, जो 1 लाख के ऊपर पिछले 15 साल में 1,50,000 यानी 1.5 लाख रुपए का एक्स्ट्रा जो आउट परफॉर्म किया, वो भी कम वोलेटिलिटी, कम रिस्क और डाउनसाइड रिस्क को प्रोटेक्ट करते हुए। अब बात करते हैं, आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि क्यों न डायरेक्ट शेयर ही ले लिया जाए अगर डिविडेंड यील्ड की बजाय, म्यूचुअल फंड में क्यों? तो म्यूचुअल फंड में डिविडेंड यील्ड स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करने का फ़ायदा ये होता है कि एक तो ये टैक्स एफिशिएंसी होता है। आपको मालूम होगा कि जो भी डिविडेंड इन्वेस्टर के हाथ में आता है, अगर आप डायरेक्ट शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो वो जिस भी टैक्स स्लैब में आते हैं 10%, 20% या 30%, उस हिसाब से टैक्स लगता है। लेकिन म्यूचुअल फंड कंपनीज पे ये टैक्स नहीं लगता है, तो उसकी वजह से यह टैक्स एफिशिएंसी हो जाती है। दूसरा, एक शेयर लेने की वजह से अगर उस शेयर के साथ कुछ गड़बड़ हुई तो पूरा पूरा मूलधन आपका जा सकता है। म्यूचुअल फंड में वो डाइवर्सिफाइड रहता है, तो वो रिस्क भी कम हो जाती है। अब यहाँ पर एक अंडरलाइन स्टेटमेंट दे देता हूँ कि डिविडेंड यील्ड स्कीम में इन्वेस्ट करने का मतलब यह नहीं है कि यह डिविडेंड क्लाइंट के खाते में आएगा, ऐसा नहीं है। यह म्यूचुअल फंड कंपनी के पास आएगा और म्यूचुअल फंड कंपनी उसको एनएबी बढ़ा करके पास ऑन करेगी। इसके अलावा ये पोर्टफोलियो कैसे कंस्ट्रक्शन करेंगे? 65% पैसा इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में रखेंगे। 35% जो पैसा होगा उसमें फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी होगी कि कहाँ इन्वेस्ट करें। वो किसी भी कैटेगरी, स्मॉल, मिड और लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा डेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा रिट्स, आपने सुना होगा नाम,
रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग को रिट्स बोलते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर को इनबिट्स बोलते हैं, उन दोनों में भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। इसके अलावा ओवरसीज सिक्योरिटीज़ में भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, वो भी केवल 35% पैसा। 30 से 40 कंपनियों में ये इन्वेस्ट करेंगे। अब बात करते हैं कि ये SBI फंड हाउस की। तो SBI फंड हाउस के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, ये इंडिया का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड हाउस है। करीबन 65 लोगों की इन्वेस्टमेंट टीम है, 18 से 20 इन्वेस्टमेंट एनालिसिस और फंड मैनेजर हैं। इस स्कीम के फंड मैनेजर मिस्टर रोहित हैं, जो कि SBI के साथ पिछले 17 सालों से रिसर्च टीम का हिस्सा हैं और 2011 से फंड मैनेजमेंट में हैं। 20 फरवरी 2023 से लेके 6 मार्च 2023 तक ये प्लान अवेलेबल है। रिस्कोमीटर के हिसाब से हाईएस्ट कैटेगरी के अंदर इक्विटी जो भी ज़्यादातर स्कीम होती है जिनमें 65% से ज़्यादा रहता है, वो हाईएस्ट रिस्कोमीटर के अंदर आती हैं। अब बात करते हैं कि इस स्कीम को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सबसे अहम बात, इस स्कीम को या किसी भी NFO की स्कीम को लेने से पहले मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि यह बताना बहुत मुश्किल है कि इस स्कीम को लेना चाहिए नहीं, क्योंकि 17 साल के बच्चे की और 70 साल के बुजुर्ग की डाइट एक जैसी नहीं हो सकती। लेकिन मैं आपको कुछ हेल्प कर सकता हूँ कि आपको डिसीजन लेने में, कि अगर आप जब भी इक्विटी स्कीम लें तो कम से कम आपका टाइम हॉराइजन यानी आपका फाइनेंशियल गोल, आज जैसे 2023 में बात करें तो 2028, 2029, 2030 के अंदर अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप इस स्कीम को कंसीडर कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपका रिस्क प्रोफाइल इस तरीके का है, यानी आपको अगर मूलधन में उतार चढ़ाव हो प्रिंसिपल अमाउंट में, तो आपको कंफर्ट होना चाहिए, तो भी आप स्कीम को इसको ले सकते हैं। इसके अलावा आप अपने फाइनेंशियल गोल से लिंक करके देखिए कि ये आपके पोर्टफोलियो में शूट करती है या नहीं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो से आपको कुछ इंसाइट मिले होंगे, और अभी तक अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें।